बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ईटा टीचिंग जॉब 2025 के सिलसिले में एक बड़ी अहम आज गुफ्तगू। आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर निसार अहमद साहब। और ईटा टीचिंग जॉब्स के सिलसिले से मैं बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। और आपको ये मैं बताता चलूँ कि हम जो बात करते हैं, पहले मैं आपकी बात करता हूँ। तकरीबन 25 साल मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का और इस तरह के ट्रेनिंग का और टेस्ट की तैयारी का। और मैं मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है निसार साहब, तकरीबन 20 साल इनका एक्सपीरियंस है। और इनसे केमिस्ट्री पढ़ के और मुझसे इंग्लिश पढ़ के इस वक्त इंग्लिश की तैयारी करके ईटा एनएमडी के एनटीएस टीचिंग जॉब, मेरे ख्याल में 100 में नहीं 1000 में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिस वक्त डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। हम जब जो बात करते हैं तो उसके पीछे एक्सपीरियंस होता है और उसके पीछे कोई विजन होता है। वैसे ही हवाई फायरिंग नहीं होती। लेकिन बाद दफ़ा जब कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की जाती है तो देखने वाले ये समझते हैं कि शायद ये भी एक बाकी यूट्यूबर्स की तरह एक यूट्यूब की वीडियो है। तो वो जो भी वीडियो होती है उसके पीछे एक डेडिकेशन है, एक कमिटमेंट है और पूरा एक 15-20 साल एक्सपीरियंस है। तो निसार साहब, उनके मैं तारुफ करवाता चलूँ, प्रोफेसर निसार अहमद केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और ईटा एनएमडी के हवाले से ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। इस वक्त जो ईटा ने नई अपडेट दी है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें बड़ी अजीब अजीब बातें हो रही हैं कि ये होगा, इस तरह के स्कोर होगा, इतने नंबर्स होंगे, इस तरह तैयारी करनी चाहिए और नेगेटिव मार्किंग का बड़ा फायदा है, हमने 25 ठीक करने 50 मिल जाएंगे। इस पर इंशाल्लाह डिटेल से बात होगी। प्रोफेसर निसार अहमद का एक वास्ट एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह आज की ये जो नशिस्त है, ये गुफ्तगू है, ये आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर। इकराम साहब शुक्रिया। और वाकई आपने आज का जो टॉपिक सिलेक्ट किया है ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है और बड़ा इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि इसको अंडरस्टैंड किए बगैर आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। जब तक आपको मार्किंग के हवाले से पॉजिटिव नंबर कितने मिलेंगे और गलत होने पे नेगेटिव किस तरह जाएंगे, आपके माइंड में कैलकुलेशन नहीं होगी तो आप कभी भी बेटर स्कोर नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त टॉपिक आपने सिलेक्ट किया और मेरा ख्याल है कि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उनको इंशाल्लाह फायदा होगा। जी निसार साहब, इस तरह ये ऐसा है ना कि जो ईटा की टीचिंग जॉब है, इस दफ़ा उन्होंने बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस कर लिया है। जैसे CSS PMS है, लोग बड़े इसमें उनको एम्बिग्विटीज भी हैं और बड़े उनके कंप्लेंट्स भी हैं। दो किस्म के टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट होगा पेपर बेस्ड टेस्ट। पेपर बेस्ड टेस्ट में 100 MCQs होंगे और ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसका कोई उस तरह वेटेज नहीं होगा, मेरिट में कोई इसका स्कोर काउंट नहीं होगा, सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और साथ अब ये नई अपडेट कल ईटा के डायरेक्टर ने दी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग इस तरह होगी कि इसके +2, अगर आपका करेक्ट ऑप्शन है तो 2 नंबर होंगे, अगर कोई गलती करेंगे तो -1 होगी। और ईटा के डायरेक्टर ने साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि हम तुक्का वाले टीचर्स अब नहीं रखेंगे, हम डिपार्टमेंट को मेरिट बेस्ड टीचर, कॉम्पिटेंट टीचर देंगे। इस लिहाज से बहुत सारी लोगों की कंफ्यूजन है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि नेगेटिव मार्किंग के क्या प्लस हैं, क्या माइनसेस हैं, और नेगेटिव मार्किंग से फिर आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस टेस्ट पे। इकराम साहब, एक बात तो ये भी है कि स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीन होंगे तो अगले मरहले के लिए आप जा सकते हैं ना। तो कैंडिडेट के माइंड में ये भी हो कि इस टेस्ट का स्कोर मेरिट में तो नहीं है, लेकिन मेरिट में compete करने के लिए आपको ये क्वालिफाई तो पहले करना है। और जहां तक बात है नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग मेरे ख्याल में प्लस चीज है और इसमें कॉम्पिटेंट लोगों को ज्यादा चांस मिलने का चांस होता है कि जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो फ्लूकिंग के चांस हो सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग से ये होता है कि आप जो भी MCQ सॉल्व करेंगे उसको आप सोच समझ के सॉल्व करेंगे और नेगेटिव मार्किंग की वजह से बाज दफा आपके पास स्कोर फेल भी हो सकते हैं। और बाज दफा ऐसा हो सकता है कि आपने थोड़ी सी अगर इसमें प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं की, थोड़ी सी अपने अपने आप को उसके लिए इक्विप ना किया, इसको समझाना, तो आप क्वालिफाई नंबर ठीक करने के बावजूद भी आप स्क्रीन नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जिस तरह आपने बताया कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसके 2 मार्क्स हैं और जो रॉन्ग ऑप्शन होगा -1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर का हमारा टेस्ट है और एक कैंडिडेट अगर उसमें से 60 ठीक करते हैं तो 60 ठीक करने से उसके 120 नंबर हो जाएंगे और 40 गलत होने से उसके मार्क्स 80 रह जाएंगे। इसी के मुकाबले में एक दूसरा कैंडिडेट है जो अटेम्प्ट ही 50 करता है लेकिन उसके सारे ठीक हो जाते हैं तो उसके 100 नंबर आ जाएंगे। तो इस हवाले से भी आपने देखना है कि आपके जो नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग को अगर हम जरा ब्रॉडर सेंस में देखें तो इसके बहुत सारे फार्मूले होते हैं। 4/1 होता है, 1/1 होता है, 2/1 होता है। और ये जो 2/1 है इसमें थोड़ा सा आप
एजुकेटेड गैस कर सकते हैं, थोड़ा सा एजुकेटेड गैस कर सकते हैं कि आपके अगर 5 ठीक होते हैं और 5 गलत होते हैं तो आपको एट द एंड 5 नंबर का फायदा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब जब ये अपडेट नहीं थी नेगेटिव मार्किंग वाली, तो ईटा ने अपनी पिछली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने उसमें अपडेट में कहा था कि 50 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। अब जब ये भी उन्होंने कल बताया कि 2 नंबर है एक एमसीक्यू के, अब तो मेरे ख्याल में 50 नंबर होना, तो ये तो कोई मतलब 25 आपने ठीक किए 50 हो गए, बाकी आप छोड़ दें। मेरे ख्याल में आप क्या समझते हैं कि ये 50% होगा ये 50 नंबर स्कोर करने? मेरे ख्याल में ये 50% होगा, ये 50% होगा, क्योंकि अगर 100 एमसीक्यू का पेपर है, 100 एमसीक्यू का पेपर है तो उसमें से 50 नंबर स्क्रीन होना, फिर तो इसका फायदा नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट लिया क्यों जाता है कि बहुत बड़ी तादाद को आप एक मैनेजेबल साइज में लेकर आए, तो मेरे ख्याल में भी ये 50% होगा, यानी 100 मार्क्स लेने पड़ेंगे, 50% होगा। पहले जब ये नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो पिछले भी जो टेस्ट हुए ईटा के, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी या एनटीएस के हुए, तो उसमें 100 एमसीक्यूज होते थे और 100 ही नंबर होते थे, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में ये 50 पे पास था। अभी ये आज आपकी इस वीडियो के थ्रू एक और बड़ा जबरदस्त इंफॉर्मेशन हम शेयर करने जा रहे हैं कि बेसिकली 50% से पास होगा, मीन यू हैव टू स्कोर 100 मार्क्स आउट ऑफ 200, तब आप स्क्रीन हो पाएंगे। बिल्कुल, ये बड़ी जबरदस्त एक न्यूज समझ लें कि अक्सर हमारे जो वीडियो पे कमेंट करते हैं, हमारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि 50 नंबर तो अब तो मसला ही कोई नहीं, नेगेटिव मार्किंग कौन सा मुश्किल चीज है, 50-25 ठीक करें 50 नंबर मिल जाएंगे, बाकी हम टच ही नहीं करेंगे। तो इस तरह ऐसा हो नहीं सकता कि आप 25 ठीक करें और आपके 75 आप टच न करें और आप स्क्रीन में उसमें क्वालिफाई कर लें। और तीसरा एक आम क्वेश्चन ये भी है कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करता, उसको मतलब अनअटेम्प्टेड छोड़ता है, उस पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी? नहीं, उस पर तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन अब ये नेगेटिव मार्किंग आने की वजह से ना कि आपका टेस्ट बड़ा ट्रिकी हो चुका है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट 60 क्वेश्चन ठीक करता है और 40 वो छोड़ देते हैं, तो उसके हो जाएंगे 120। एक दूसरा स्टूडेंट है जो 65 ठीक करता है और वो 35 तुक्के मारता है और अनफॉर्चुनेटली उसके 35 नहीं लगते, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसके 95 रह जाएंगे। यानी आपने 60 ठीक करके क्वालिफाई हो गया और मैं 65 अटेम्प्ट करके बाकी मैं गलत करके मैं डिस्क्वालीफाई हो चुका हूँ। तो इसलिए अब ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब इसमें एजुकेटेड फ्लूकिंग आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके 70 ठीक है, 70 ठीक है और आप बिल्कुल डेम श्योर है कि 70 मेरे ठीक है, तो फिर आप अगर बाकी फ्लूक भी करते हैं तो आप 100 से ऊपर ही जा सकते हैं। लेकिन उसमें फ्लूक करने की कोई फायदा नहीं है ना, कि ये टेस्ट सिर्फ आपने क्वालिफाई स्कोर करना है, मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट इस पे नहीं बनेगा। लेकिन इसके जो फायदियत है वो ये है कि क्वालिफाइंग नंबर तक आपने सोच समझ के कहानी करनी है, कि ऐसा ना हो कि आप लेट्स सपोज जिस तरह भी मैंने बात की कि 65 आप अटेम्प्ट कर जाएं और वापस आपके क्वालिफाइंग से नीचे आ जाए, 95 पे आ जाए। मतलब क्वालिफाइंग स्कोर करने के बाद भी आपने बड़ा कॉन्शियस होना है, तो फिर भी नहीं मारना है ना, तो फिर भी नहीं मारना, माइनस में चले जाएंगे। और उसमें तो क्या आप इस तरह मार सकते हैं, अगर आप ना आपका स्कोर इतना ज्यादा आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 100 में से 80 ठीक कर लेते हैं, फिर मसला नहीं, फिर चले आप प्रेस्टीज के लिए कहते हैं चलो मैं तुक्के मारता हूँ और 10 ठीक हो जाए और 10 गलत हो जाए, फिर भी 10 नंबर मिल जाएंगे और मैं 170 के करीब चला जाऊंगा, फिर तो चलो ठीक है। लेकिन इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है वो उन कैंडिडेट के लिए है जिनके राइट स्कोर यानी राइट एमसीक्यू की तादाद 50 से 70 के दरमियान है। उनके लिए बड़ी मतलब ना नेगेटिव मार्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, और उनका इसको यूज करना कि आया फ्लूकिंग करें या ना करें, ये डिसाइड करेगा या की रोल प्ले करेगा उनके स्क्रीनिंग आउट होने में। जबरदस्त पॉइंट आपने बताया। अच्छा निसार साहब, एक और बात है जो मैं वीडियो पे लोगों के कमेंट्स देखता हूँ या फेसबुक पे आजकल ये ईटा से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, अक्सर ये हमारे जो फेसबुक के, अब मुझे तो बैकग्राउंड नहीं पता वो टीचर्स होते हैं या उनका बैकग्राउंड एजुकेशन का होता है या वैसे कैंडिडेट्स हैं या कौन से बैकग्राउंड हैं, मैं हमेशा ये हम सारे ही तकरीबन जो हम टीचर्स हैं हम ये इस बात पे फोकस करते हैं, एम्फसाइज करते हैं कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। हम ईटा में एनएफटी गेट में क्लासेस लेते हैं तो मतलब कोशिश करते हैं कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बेशक 1000 एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, ये राइट ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन है, आपने बुकें पढ़ ली, लेकिन उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर आप उस पर बेस्ट एमसीक्यू जा रहे वो तो लेवल में नहीं आएगा। तो यहाँ ये बात हो रही है कि आप 4 से लेकर 8 तक, कोई कहते हैं 4 से लेकर 9-10 तक किताबें पढ़ लें, किसी से तैयारी करने की, किसी टीचर की जरूरत ही नहीं है, बस आप ये 4 फेज की बुक्स पढ़ें, स्टडी करें, आप टेस्ट कर लेंगे। तो आप क्या समझते हैं कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह की एमसीक्यूज बेस्ट टेस्ट करने के लिए? अगेन बहुत ही जबरदस्त आपने पॉइंट छेड़ा है।
मेरा ख्याल है कि ये जो 4 से 10 तक है ये लेवल है, ये वहां से उठाया नहीं जाएगा। यानी अगर आप साइंस की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, तो इस लेवल के एमसीक्यू होंगे। यानी उस लेवल को माइंड में रखकर आपने तैयारी करनी है। और जाहिर है कि किसी भी वो 1000 एमसीक्यू होते हैं तो आप पूरी एमसीक्यू किताबें नहीं पढ़ सकते। इसमें करना आपने ये होता है कि आप कोई भी एक टॉपिक लेते हैं, उसको हर एंगल से उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हर एंगल से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर जैसा भी एमसीक्यू आए आप कर लेते हैं। और मेरे ख्याल में अगर आप कॉन्सेप्शन क्लैरिटी के बाद प्रैक्टिस का फायदा होता है, वरना आप एमसीक्यू को याद करें जी इसमें सी ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन हो सकता है, सही ना उसी जैसा कोई और आ जाए। जब आपकी किसी टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्शन क्लैरिटी होती है और फिर आप 2-3 बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फायदा होता है। और दूसरा, अक्सर मैं भी वीडियो देखता हूँ आपकी, जरा आप काफी अरसे से इस फील्ड के साथ लिंक्ड हैं और आप मुख्तलिफ स्कूल साइड पे फिर एसटीओ के और इंस्पेक्टर्स के टेस्ट की तैयारी करते हैं। बाद लोग नीचे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि ये अक्सर वो लोग होते हैं जो ये खुद करना चाहते हैं ना, वो कर नहीं सकते। इट्स नॉट ये इतना इजी जॉब नहीं है। तो आपको मतलब ना उन कमेंट्स को आपको इग्नोर करना चाहिए और आप जो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उसी डेडिकेशन के साथ आपको ये काम करना चाहिए। और आप बहुत बहुत माइनर सी फी लेते हैं, बहुत माइनर सी, और इस फी के अंदर मेरा ख्याल हम 2 बार आउटिंग करें तो इतने पैसे हम खर्च कर लेते हैं। तो मैं जितने भी पार्टिसिपेंट है इकराम साहब आपके साथ हैं या जो और भी, उनको भी सजेस्ट करूंगा कि आप एक सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म मस्ट ज्वाइन करें। और अगर वो प्लेटफॉर्म चलाने वाले एक्सपीरियंस लोग हों, उनका अपना एक्सपीरियंस भी हो और डेडिकेशन भी हो और हार्ड वर्क भी हो, तो फिर तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। और चूंकि मैंने और आपने कोविड में साथ भी काम किया और मैं आपकी नेचर भी जानता हूँ और ऑन एंड ऑफ हम बहुत सारे प्रोजेक्ट साथ भी करते हैं, तो ये बहुत डेडिकेशन के साथ मतलब ना आप इस पे काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है एक आध कमेंट से कभी कभी आप थोड़े से डिसहार्ड भी होते हैं, तो आपको नहीं होना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग मतलब ना अच्छा भी कहते हैं, ना कहने वाले 5 होते हैं और अच्छा कहने वाले 100 और 1000 में होते हैं। तो मेरे ख्याल में आपका स्पिरिट इससे पीछे नहीं आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम अक्सर आपस में बात करते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे पास आता है, चाहे फिजिकल का किसी हमारी अकेडमी में या ऑनलाइन, वो क्या कहते हैं ये मैटर करते हैं। जो हमारे पास आया ही नहीं वो तो बातें करेगा ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास इस वक्त जो क्लास चल रही था कि एसटीओ की, उनके फीडबैक की वो अक्सर स्टूडेंट्स खुद बगैर के फीडबैक देते हैं, या बात हम खुद भी कहते हैं कि आप कितने सेटिस्फाई हैं। मेरे पास हैं वो, उनके स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, लोगों ने ऑडियो वीडियो मैसेज किए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मोर देन 50 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो दे आर 100% सेटिस्फाइड। बल्कि ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि दिल बड़ा खुश होता है, बंदा ऑनर्ड फील करता है। बाद स्टूडेंट्स कहते हैं सर अब जाके पता चला है कि अब कौन कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। जिस तरह हम ईटा या एनएफडीगेयर की क्लास लेते हैं, हम लास्ट ईयर उनसे फीडबैक लेते हैं, बड़ी खुशी होती है कि वो स्टूडेंट्स जब ये बात करते हैं अब जाके हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। बहरहाल आखिर में आप मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो हमें आइडियलाइज करते हैं, हमारे साथ मतलब जुड़े होते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे कि ये इस तरह के जो टेस्ट हैं उनके लिए इस वक्त जब आपके पास 15-20 दिन रहते हैं, तो कैसे वो स्मार्ट वर्क करके, क्योंकि ये 3-4 साल बाद पोस्ट आती है, बार बार नहीं आती है। इस वक्त हालत ये एमफिल लोग, पीएचडी लोग उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, मतलब बड़ा टफ कंपटीशन है। तो कैसे तैयारी करेंगे वो इंशाल्लाह ये पोस्ट जो है वो उसको हासिल कर सके। इकराम साहब अगेन मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि आप आपने एमएससी की हुई है, आपने एमफिल की, आपने पीएचडी की हुई है, वो एक अलग चीज है। कभी भी किसी टेस्ट में ना जब तक आप प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करते तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके ज्यादा चांसेस होते हैं। मैं यहाँ पे आपको अपनी एग्जांपल कोट कर सकता हूँ कि अभी हम एसोसिएट प्रोफेसर के लिए टेस्ट में गए थे। मैं मसलसल 1.5-2 महीने पढ़ता रहा, आल दो मुझे उसका बहुत ज्यादा उस तरह फायदा नहीं हुआ, लेकिन मेरे वो दोस्त जिन्होंने मतलब तुक्के पे किए कि हम प्रोफेसर हैं, हमने तो पीएचडी की हुई है, एमफिल किया हुआ है और इतना टीचिंग एक्सपीरियंस है, और अनफॉर्चुनेटली फिर मैक्सिमम का क्वालिफाई नहीं हुआ। तो इसलिए इनको आप सीरियस लेंगे। और इसमें जिस तरह इकराम साहब ने बात की कि आप एमसीक्यू याद नहीं कर सकते, आपको 4 से लेकर 9-10 लेवल तक का जितना भी साइंस है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, उसके आपको ये करना चाहिए कि एक लिस्टिंग कर लें कि जो ये टॉपिक है। बेहतर ये कि टीचर से पूछेंगे, सिलेबस भी है, ऑलरेडी सिलेबस भी है, तो उन टॉपिक को आप ना हर एंगल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हर एंगल से अंडरस्टैंड करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको फायदा होता है। और प्रैक्टिस के लिए तो आजकल मसला नहीं है, ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं। और या फिर एट द एंड इकराम साहब आप लोग भी जब तैयारी करीब आ जाती है तो आप 2-4 टेस्ट भी लेते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी कॉन्सेप्शन क्लैरिटी भी जाएं। और उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं अगर ये टेस्ट मैं दे रहा हूं तो मेरे लिए एसएस या लेक्चरशिप से ये टेस्ट मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहां पे तो केमिस्ट्री है और यहाँ पे तो आपके पास थोड़े से ऐसी फील्ड भी हैं जिसमें शायद
मैं इतना एक्सपर्ट ना हूँ। pedagogy अगर मेरा लेट्स सपोज केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो सकता, मेरी मैथ इतनी अच्छी ना हो सकता है मेरी पेडागॉजी इतनी अच्छी ना हो, जनरल नॉलेज इतना अच्छा ना हो। इसलिए इन जो टेस्ट हैं ये वाले जो सीटी है या पीएसटी है, डीएम है, इसमें प्रिपरेशन बहुत मैटर करेगी, बहुत ज्यादा मैटर करेगी, क्योंकि आप ऑलराउंडर नहीं है। आपका तो एक सब्जेक्ट है, उसमें आप और उस सब्जेक्ट के 20 या 25 एमसीक्यू होंगे, उसमें तो चलो आप निस्बतन हो सकता है बगैर तैयारी के भी बेटर परफॉर्म कर सकें, लेकिन बाकी जो एरिया हैं वो तो बगैर तैयारी के आप बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जेन्युइन तरीके से तैयारी करनी चाहिए, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डालनी चाहिए। और ऐसे प्लेटफॉर्म जिस तरह इकराम साहब का प्लेटफॉर्म है, और ये मसलसल आज की बात नहीं है, सालों से ही मसलसल लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं, आइडिया भी है और कमिटमेंट भी है, और ज़्यादा एक्सपीरियंस का तो कोई नेमल बदल होता नहीं है। तो आप मेरे उस पर रिकमेंडेशन पे आप अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया, अभी आप ज्वाइन करें और आप अपने अंदर इंशाल्लाह फर्क देखेंगे। और बाज दफा 2-4 नंबर ही ऐसे नंबर होते हैं जो आपको स्क्रीनिंग के अंदर या बाहर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप सिस्टमेटिक वे से प्रिपेयर करें अपने आप को। और इस जॉब्स के लिए, चूंकि आजकल तो वैसे भी गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल काम है और कंपटीशन बहुत टाइट है, जिस तरह इकराम साहब ने बताया कि तकरीबन 8-9 लाख लोग इसके लिए आए हुए हैं और 15-16 हजार सीट्स हैं। तो मतलब ये है इसका ऑलमोस्ट पर सीट के पीछे हंड्रेड्स में लोग हैं। तो आप इसमें कैसे आएंगे? जाहिरा आपको पहले स्क्रीन आउट होना पड़ेगा। और उसमें एक और बात भी है कि आपकी क्वालिफिकेशन तो बाद में आएगी ना, आप स्क्रीन नहीं होगी तो सारा जाया हो गया। अगर मैं पीएचडी हूँ तो मैं एक बीएस बंदे के मुकाबले में या एमएस बंदे के मुकाबले में मेरे चांस ज्यादा बन सकते हैं, मेरे साथ बीएड भी एमएड भी है, लेकिन उस वक्त जब मैं स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लूंगा तो उसमें ये वाला टेस्ट बहुत ज्यादा अहमियत का अमल हो गया है। और मेरा ख्याल है कि इसको जब तक आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे, सिस्टमेटिक वे में नहीं जाएंगे और वेल एक्सपीरियंस लोगों के साथ लिंक नहीं होंगे, तो आपके चांस कम हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आज की ये वीडियो, आज की ये सेशन इंशाल्लाह बड़ा फ्रूटफुल होगा और बहुत सारे हमारे कैंडिडेट जिनके बहुत सारे एम्बिग्विटीज हैं, क्यूरीज हैं, उनको लाजमी उनके जवाब मिले होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको तमाम सवालात के जवाब दिए जाएं। और ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है तो मेरे साथ डॉक्टर साहब जैसे केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, प्रिंसिपल हैं, लैंग्वेज के लोग हैं। हम कोशिश करते हैं कि पूरी कमिटमेंट, पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया जाए और इसका असल फीडबैक जो है वो हमारे पार्टिसिपेंट दे सकते हैं। That's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz.